बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा ठीक है, फाइनली जो है आपका लम्स यूनिवर्सिटी वालों के एंट्री टेस्ट स्टार्ट होने लगे हैं 2 तारीख से। ठीक है, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख ये शिफ्ट में टेस्ट ले रहे हैं क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे हैं, इस वजह से ये शिफ्ट के अंदर टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज जो है मैं फर्स्ट ईयर के ऊपर एक लेक्चर अपलोड करने जा रहा हूँ। ठीक है, वन शॉट लेक्चर है। अब इसमें क्या होगा, मैं आपको पूरी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, अब पूरी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स से मुराद, फिजिक्स तो वैसे बहुत बड़ी है फर्स्ट ईयर की। ठीक है, बहुत सारे लेक्चर्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो सारे मैं कवर नहीं कराऊंगा। जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो मोस्ट डेफिनेशन है, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, वो मैं आपको क्लियर कराऊंगा। इंपॉर्टेंट फार्मूले, फिजिकल क्वांटिटीज़, उनके यूनिट्स, उनकी डायमेंशन, उनके जो है अल्लाह आपका भला करे, उनके कांस्टेंट वैल्यूज़। ठीक है, तो हर चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, ये उनके लिए ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिन्होंने बिल्कुल फिजिक्स को खोल के नहीं देखा, पढ़ा नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपकी थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाएगी, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे एंड तक। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो में ही आपको मिल सके। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टूडेंट्स में आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपका 2 तारीख को टेस्ट होगा। ठीक है, 2, 3, 4 तारीख को। तो मतलब जो पहले टेस्ट देकर आए ना, वो मेरे को क्वेश्चन सेंड करे। ठीक है, मेरे को बताए कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है मतलब पेपर में आए थे, ताकि मैं जो है आगे दूसरे बच्चों को बता दूं, ताकि उन लोगों का भी जो है भला हो जाए। ठीक है, तो आप कैसे बताओगे, ये मेरा नंबर आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, इस नंबर पर आप मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा, आप मेरे को क्वेश्चंस बता दीजिएगा जो जो आपको याद हो। ठीक है, टेस्ट तो वैसे कंप्यूटर के ऊपर होगा, आपने याद रखना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, ताकि फिर वो आप मेरे को बता सको। ठीक है, तो लम्स यूनिवर्सिटी के ऊपर हमारा फर्स्ट ईयर का वन शॉट लेक्चर है, तो उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, देखो पहले चलते हैं व्हाट इज फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स क्या होती है पहली चीज़ तो। ठीक है, फिजिक्स वो क्या कहता है, द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड इंटरेक्शन एंड दियर इंटरेक्शन बिटवीन देम। ठीक है, आपको पता है फिजिक्स क्या होती है। फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं मैटर, एनर्जी और उनके इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, ये जो आपके पास इंटरेक्शन वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है इन दोनों का मिलाप, रिलेशन। ठीक है, इसका मतलब होता है रिलेशन, इन दोनों के रिलेशन के बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, हम केमिस्ट्री में किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में हम जस्ट मैटर के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन इधर क्या होता है फिजिक्स में हम मैटर और एनर्जी दोनों के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा फिर आ जाती है हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स की कितनी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं हमारे पास, तो हमारे पास दो मेन करेक्टरिस्टिक्स होती हैं फिजिक्स की। ठीक है, कौन कौन सी, एक होती है मैटर, ठीक है, और एक होती है हमारे पास एनर्जी। ठीक है, ये दो मेन करेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास फिजिक्स की। अगर एमसीक्यूज आ जाए कि हाउ मेनी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिक्स, ठीक है, तो हमारे पास दो मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं फिजिक्स की, कौन कौन सी, मैटर और एनर्जी। ठीक है, मैटर क्या होता है हमारे पास, वही चीज मतलब एनीथिंग विच ऑक्यूपाइड स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, हर वो चीज जो जगह रखे, वजन घेरे, वो हमारे पास मैटर कहलाता है। ये मैंने शॉर्ट डेफिनेशन लिख रखी है। ठीक है, हमारे पास कितनी टाइप्स का मैटर होता है, हमारे पास 4 स्टेट्स में मैटर पाया जाता है। ठीक है, मतलब सॉरी स्टेट्स। ठीक है, कितनी स्टेट्स होती है, 4 स्टेट्स होती है। यहाँ पे 3 लिखा है तो गलत है, हमारे पास कितनी, 4 स्टेट्स में हमारे पास क्या होता है, मैटर होता है। कौन कौन सी, एक होता है सॉलिड, एक होता है हमारे पास लिक्विड, और एक होता है गैस, और एक होता है फोटॉन्स। ठीक है, हमारे पास चौथी स्टेट वो है, वो फोटॉन होती है। ठीक है, फिर आ जाता है एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। मतलब हर वो बॉडी जिसके अंदर काम करने की सलाहियत मौजूद हो, उसे हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर भी हमारे पास दो मेन टाइप्स आ जाती है, उसकी स्टेट्स थी हमारे पास, इसमें टाइप्स है। तो हमारे पास दो मेन टाइप्स की जो है एनर्जी होती है, कौन कौन सी, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा आपको मोशन में मिलेगी। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी जो है हमारे पास रेस्ट में नहीं होती है, वो मोशन में होती है। ठीक है, मतलब हरकत में होती है। ठीक है, इसका फार्मूला आता है हाफ एम वी स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा हमारे पास किस में होती है, रेस्ट के अंदर जो है पाई जाती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी रेस्ट में होती है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास मोशन में होती है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमारे पास एम जी एच, यानी कि मास, ग्रेविटी और हाइट। ठीक है, फिर आ जाती है हमारे पास ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। ठीक है, हमारे पास बहुत सारी फिजिक्स की ब्रांचेस आ जाती हैं। अच्छा देखो, अगर वो आपसे सवाल करें कि देयर आर सॉरी हाउ मेनी मेन ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, ठीक है, वो कितनी मतलब फिजिक्स की जो है मेन ब्रांचेस कौन सी है। ठीक है, अभी यहाँ पे तो मैंने बहुत सारी लिख रखी है। ठीक है, मैंने सारी इस वजह से लिखी है ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो है फिजिक्स की दो मेन ब्रांचेस आ जाती हैं। अगर मेरे दो मेन ब्रांचेस का अगर आपसे पूछे, ठीक है, देखो बेसिकली जो है आपका टेस्ट इतना मुश्किल होगा नहीं। ठीक है, बहुत इजी टेस्ट होगा, बहुत आसान टेस्ट आपको दिया जाएगा। असल जो टेस्ट मुश्किल आता है ना, वो उन्हों के लिए आता है जैसे जो एमडी केट का टेस्ट दे रहे होते हैं। ठीक है, जो एमडी केट का टेस्ट देते हैं ना, उन्हों के लिए हार्ड होता है टेस्ट। बाकी आपके लिए बहुत इजी होगा टेस्ट, इतना मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, अच्छा दो मेन ब्रांचेस कौन कौन सी होती है फिजिक्स फिजिक्स की, एक होती है हमारे पास क्लासिकल, एक होती है मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है,
पूरा नहीं लिख रहा, सी से क्लासिकल, एक होती है एम से मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। हमारे पास दो मेन जो है फिजिक्स की ब्रांचेज होती है, एक होती है क्लासिकल मैकेनिक क्लासिकल फिजिक्स, और एक होती है मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। 19 सेंचुरी से पहले जो हम स्टडी की है हमने फिजिक्स की, वो क्लासिकल में की है, और 19 सेंचुरी के बाद जो है हमने स्टडी की है वो मॉडर्न फिजिक्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। मॉडर्न, इनका वर्बली आपको बताता हूँ, मॉडर्न फिजिक्स में हम जो है क्वांटम के बारे में पढ़ते हैं। क्वांटम मतलब कि आपके पास जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना उनके बारे में, और क्लासिकल फिजिक्स जो आप ये पढ़ ले हो सारा, ये फार्मूले जो न्यूटन के मतलब लॉज वॉज के ऊपर डिपेंड करती है, वो सारी क्लासिकल फिजिक्स कहलाती है, ठीक है। ज्यादा वर्बली नहीं जा रहा, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्या पता आ जाए। ये पॉइंट्स, छोटे छोटे पॉइंट्स आप नोट कर लो, मे भी कुछ भी आ सकता है पेपर से, पूरी बुक में से आपको कुछ भी उठा के दे सकते हैं, लेकिन पेपर इजी होगा, सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। चले आगे चलते हैं ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के ऊपर। हमारे पास कौन कौन सी ब्रांचेस आ जाती है, पहले आ जाती है हाइड्रोफिजिक्स, ठीक है। हाइड्रोफिजिक्स में हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ वाटर, ठीक है, मतलब वाटर के बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। मेन मेन पॉइंट आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सोलर फिजिक्स में क्या होता है, सोलर फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं सन के बारे में। जियो फिजिक्स क्या होती है, स्टडी करते हैं अर्थ के बारे में। इलेक्ट्रोफिजिक्स क्या होती है, उसमें हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, ठीक है। फिर आ जाती है हमारे पास एटॉमिक फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं एटम के बारे में। फिर आ जाती है हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। अब देखो, ये आपके पास होता है ठीक है, ये आपके पास एक शेल है, ये बीच में आपके पास ये जो होता है आपके पास, ये मतलब ये एटम है। फिर हमारे पास ये एक और आ जाता है, इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है, आपको पता है। और ये जो बीच का जो है ये आपके पास क्या कहलाता है, ये न्यूक्लियस कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें 7 टाइप आ जाती है हमारे पास एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है। एस्ट्रोफिजिक्स में हम स्टडी करते हैं स्पेस के बारे में। फिर आ जाती है सॉलिड स्टेट फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं सॉलिड एट रेस्ट, यानी कि अगर कोई भी बॉडी सॉलिड है और रेस्ट के अंदर है तो उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। फिर आ जाती है हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में हम स्टडी करते हैं हीट के बारे में, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स हम किस चीज़ के बारे में जो है स्टडी करते हैं, हीट। आप आगे कह सकते हो टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, इन चीज़ के बारे में हम स्टडी करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। अच्छा, 10वीं टाइप आ जाती है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रो, देखो ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एक है इलेक्ट्रो और एक हो रहा है जो है स्टेटिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, स्टेटिक्स का मतलब होता है रेस्ट, यानी कि चार्जेस एट रेस्ट। हम देखो सिंपल हमारे पास निकल गई ना डेफिनेशन, कि स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, यानी कि हम कोई भी बॉडी मतलब कोई भी चार्जेस जो है वो रेस्ट के अंदर मौजूद है, तो हम वो किसकी ब्रांच कराते हैं, फिजिक्स की। फिजिक्स की मतलब कौन सी ब्रांच है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है ब्रांच है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम स्टडी करते हैं चार्जेस एट मूविंग, क्योंकि डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, मोशन, ठीक है। तो मतलब जो मतलब चार्जेस जो है वो आपके मूव कर रहे होंगे, मोशन में होंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं तो 12 हमारे पास जो 12वीं ब्रांच आ जाती है वो आ जाती है मैकेनिक्स फिजिक्स, ठीक है। मैकेनिक्स फिजिक्स में हम जो है स्टडी करते हैं किसी भी बॉडी के मूविंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। यानी कोई भी बॉडी हमारे पास मूव कर रही है तो उसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं उसको हम, ठीक है। फिर उसकी भी हमारे पास दो टाइप्स आ जाती है, एक आ जाती है काइनेमेटिक्स, एक आ जाती है डायनेमिक्स, ठीक है। काइनेमेटिक्स क्या होता है, अब देखो कोई भी बॉडी है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ ये मेरे पास कार है, ठीक है। अब जैसी भी बन रही है कार, अब मेरे पास यही बन रही है, माजरत, ठीक है। ये हमारे पास कार आ गई, दो पहियों वाली कार, ठीक है। अब देखो कार जो है हमारी, देखो अब ये कार जो है, अब ये कार एक खुद से मूव कर रही है, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये बॉडी मूव कर रही है तो हम इसको किसके बारे में स्टडी कर लेंगे, मैकेनिक्स में, ठीक है। अगर ये खुद से मूव कर रही है तो ये कौन सी ब्रांच होगी, अगर हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, अगर ये कोई बंदा खड़ा हुआ है यहाँ पे और ये इसके ऊपर कोई फोर्स लगाए, ठीक है, तो ये कौन सी ब्रांच, फिर ये इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसकी भी दो ब्रांच, मेन ब्रांचेस हो जाती है मैकेनिक्स की। कौन कौन सी, एक आती है काइनेमेटिक्स, एक होती है डायनेमिक्स, ठीक है। काइनेमेटिक्स में क्या होता है, वो कहता है काइनेमेटिक इज द स्टडी ऑफ मोशन, ठीक है, मूविंग ऑब्जेक्ट्स विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्सेस, यानी कि काइनेमेटिक्स फिजिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं कोई भी बॉडी बिना फोर्स के मूव कर रही है, यानी कि जैसे कार है, कार के अंदर पेट्रोल डाल दिया वो खुद ही चलेगी, ठीक है, ये मतलब खुद से मूव कर रही है, हम फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, ठीक है। अगर हमने फोर्स अप्लाई करी तो हमारे पास कौन सी ब्रांच हो जाएगी, मैकेनिक्स की, वो हो जाएगी डायनेमिक्स, ठीक है। तो डायनेमिक्स में हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस ऑफ फोर्सेस, यानी कि आपकी बॉडी जो है मूव कर रही है लेकिन किसी रो फोर्स के साथ, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, डायनेमिक्स मैकेनिक्स बोलते हैं, ठीक है। फिर आ जाती है हमारे पास 13वीं टाइप, यानी कि 13वीं जो टाइप आती है वो हमारे पास कौन सी आती है, ऑप्टिक्स फिजिक्स, ठीक है। ऑप्टिक्स फिजिक्स क्या होता है, देखो बेसिकली वो कहता है स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रोडक्शन यानी कि जो हमारे पास चीज जो है न्यू चीज प्रोड्यूस हो रही है, प्रॉपर्टीज माने उसकी खसूसियात ऑफ लाइट, ठीक है, यानी कि लाइट की प्रॉपर्टीज और उसके प्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं किसके अंदर, ऑप्टिक्स फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर। फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास कौन कौन सी आ जाती हैं, हमारे पास देखो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, पहले मेन सवाल ये है फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। वो कहता है दोज क्वांटिटीज इज कैन बी मेजर्ड एंड सर्टेन यूनिट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी।
अब देखो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, वो कहता है दोज क्वांटिटीज, कौन मतलब वो क्वांटिटीज जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। मेजर से मुराद वो मेजरेबल है, उसे हम पैमाइश कर सकते हैं उसकी, ठीक है। और उनका क्या होता है, एक सर्टेन यूनिट भी होता है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। हमारे पास फिर फिजिकल क्वांटिटी में टाइप आ जाती है, एक आ जाती है फंडामेंटल और एक आ जाती है हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी, ठीक है। अब फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, ड्राइव क्वांटिटी क्या होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जो इंडिपेंडेंट हो, जो मतलब किसी से मिलकर नहीं बनी हो, जो खुद से हो, वो हमारे पास कौन सी कहलाती है, फंडामेंटल क्वांटिटी, या उसे हम बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, उसे फंडामेंटल भी कहते हैं, उसे हम बेस क्वांटिटी भी कहते हैं, ठीक है। वो हमारे पास कितनी सेवन सेवन बेस जो है मतलब बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लिमिटेशन डेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। ये आपने सातों की सातों आपने याद करके रखनी है, ठीक है। ये भी और इनके यूनिट्स भी, ठीक है। ये आपसे पूछ सकता है, देखो इनके आगे डायमेंशन भी लिख रखी है, ठीक है। देखो मैंने कितने अच्छे नोट्स बनाए आपकी हेल्प के लिए, कि उसकी डायमेंशन हर चीज लिखी हुई है इसके अंदर, ठीक है। देखो लेंथ का क्या होता है, मीटर होता है, ये आपको मालूम है, ठीक है। मास का क्या होता है, किलोग्राम होता है। टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, एम्पेयर होता है। ऐसे काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक पूछे या इलेक्ट्रिक करंट पूछे या खाली करंट पूछे, ठीक है। इसका जो यूनिट होगा वो एम्पेयर जो है एम्पेयर ही होगा, ठीक है। टेम्परेचर का क्या होता है, केल्विन होता है। लिमियस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का हमारे पास क्या होता है, मोल होता है, ठीक है। आगे चलते हैं ड्राइव क्वांटिटीज, ठीक है। देखो ड्राइव क्वांटिटीज क्या होती हैं, वो कहता है कि दोज क्वांटिटीज विच आर डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल, ठीक है। वो क्वांटिटीज जो डिपेंड करती हैं किसके ऊपर, फंडामेंटल के ऊपर, यानी कि फंडामेंटल जो आपके पास ये जो क्वांटिटीज है, इससे मिलकर आपके पास कौन सी क्वांटिटी बनी है, ये ड्राइव क्वांटिटी बनी है, ठीक है। ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, देखो आपको एक आसान से बता देता हूँ। देखो ये मीटर है, ठीक है। अगर मैं मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो मेरे पास क्या है, एक हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही होता है ना, क्योंकि हमारे पास अगर मैथ से बात करें, हमारे पास इसके ऊपर पावर वन है, इसके ऊपर पावर वन है। जब दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई करती हैं, दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास ऊपर क्या हो जाती है, उनकी पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। ऐसा होता है, तो ये क्या बन गया, मीटर स्क्वायर। अब जब मीटर स्क्वायर बना ना, तो ये हमारे पास एक नई क्वांटिटी बन गई, ठीक है। मतलब इट मीन्स ये हमारे पास एक यूनिट बन गया, मीटर स्क्वायर, नया यूनिट। इसका हमने नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया हमने, इसको नाम दे दिया हमने एरिया। तो अब एरिया क्या हो गया, हमारे पास एक नई क्वांटिटी बन गई, जो कि किससे मिलके बनी है, फंडामेंटल से मिलके बनी है, ठीक है। फंडामेंटल से मिलके बनी है ना, बिकॉज देखो हमारे पास लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर, ठीक है। मीटर को हमने दो दफा मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास ये आ गया मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर आया तो हमने क्या बोला, ये हमारे पास एक नई क्वांटिटी है जिसका नाम दिया हमने एरिया, ठीक है। जो कि क्या है, ड्राइव क्वांटिटी है, ठीक है। ये मैंने सारी लिख रखी है, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एनर्जी, डेंसिटी, ये सब यहाँ पे लिख रखी है। तो अब आप ये जो है इसका भले आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लेना, वरना मैं आप मेरे को मेरे नंबर पर मैसेज कर देना, ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। मतलब इसमें सारे फर्स्ट ईयर के सारे टॉपिक्स लिख रखे हैं मैंने। अच्छा आगे चलते हैं, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। आपको पता है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट यानी कि हम किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं तो उसका यूनिट भी देते हैं। अब कित मतलब जो यूनिट्स देते हैं हम उसको अलग अलग उसमें देते हैं, ठीक है, अलग अलग सिस्टम में देते हैं। एक होता है सीडीएस सिस्टम, एक होता है हमारे पास एम के एस सिस्टम, एक होता है हमारे पास एफपीएस सिस्टम, और एक होता है हमारे पास एसआई सिस्टम, ठीक है। एसआई सिस्टम ऐसा है जो हमारे पास पूरे यूनिवर्स में चलता है, जिसे हम इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं। सीजीएस सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, ठीक है। एमकेएस मीटर, अच्छा ये दोनों सेम होते हैं, ठीक है। एमकेएस और एसआई सिस्टम, ठीक है, ये दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है। कोई चेंज नहीं होता है इनके अंदर, ठीक है। ये दोनों आपके क्या होते हैं, एमकेएस सिस्टम और एसआई सिस्टम जो होते हैं वो दोनों लगभग सेम ही होते हैं, ठीक है। इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। इट मींस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, आप जो है मतलब मास को जो है मेजर करोगे सीजीएस में ग्राम के अंदर, आप जो है किलोग्राम के एमकेएस सिस्टम में जो है आप मास को मेजर करोगे किसके अंदर, किलोग्राम के अंदर। एफपीएस में आप सिस्टम में जो मेजर करते हो वो एफपीएस सिस्टम यानी पाउंड के अंदर से जो है मेजर करोगे मास को, ठीक है। इस तरीके से होता है, जैसे लेंथ को मेजर कर लोगे सेंटीमीटर में, इसको जो है मीटर में मेजर करोगे, इसको फुट में मेजर करोगे। मतलब अलग अलग सिस्टम उन्होंने दिए हैं। फिर हमारे पास एक नया सिस्टम आ गया था इंटरनेशनल, पूरे यूनिवर्स में मतलब पूरी दुनिया में कहीं पर भी जो कोई भी मेजरमेंट करो उसका यूनिट क्या होगा, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, पेपर में आप हर तरह के यूनिट याद रख के जाओ कि ना, मतलब वेलोसिटी का यूनिट जो है सीजीएस में क्या होगा, एमकेएस में क्या होगा, एफपीएस में क्या होगा, ये थोड़ा आप याद रख लेना मेन मेन क्वांटिटीज का, क्योंकि बिकॉज पेपर में आ जाए तो आपको मुश्किल ना हो, ठीक है। आगे चलते हैं तो हमारे पास देखो आ जाती है हमारे पास प्रीफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स क्या होता है, ये आपको जो है हेल्प करता है आपके न्यूमेरिकल्स के अंदर, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में ये आपके जो है हेल्प करेगा कि डेसी किसके बराबर होता है, सेंटी किसके बराबर होता है, मिली किसके बराबर होता है, माइक्रो किसके बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है, क्योंकि बिकॉज अगर आपको विलोसिटी दे दे, वो विलोसिटी आपको बोल रहा है कि आपकी जो है बराबर है 3 किलोग्राम, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ 3 किलोग्राम
मीटर पर आवर्स, ठीक है, किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड में चल रहा है, किलोग्राम सॉरी मुंह से निकल गया, ये किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से आपकी वेलोसिटी मूव कर रही है। तो वेलोसिटी का यूनिट तो होता है मीटर पर सेकंड, तो आपको पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, मीटर पर सेकंड के अंदर। मीटर तो है, आपको इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो किलो भी यहाँ से हटाना है और हॉर्स भी यहाँ से हटाना है। तो इन दोनों को हटाने के लिए किलो देखो आपको किसके बराबर होता है, किलो बराबर होता है आपका 10⁻³ तो ये से आपके जो है काम आते हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये सब आपके हेल्प करेंगे, तो आपने ये याद रखना है। अच्छा, फिर आ जाती है हमारे पास फिजिक स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अब देखो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, आपके पास स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती है जिसके अंदर खाली मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, और उसके अंदर डायरेक्शन मौजूद ना हो, उसे हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है ना, अनडायरेक्शनल क्वांटिटी मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। ठीक है, मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर खाली मैग्नीट्यूड हो, उसके अंदर डायरेक्शन ना हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, देखो वो कहता है कि व्हेन टू वेक्टर्स, ठीक है, व्हेन टू वेक्टर्स, हमारे पास दो वेक्टर्स होंगे, उनको हम मल्टीप्लाई करें। ठीक है, देखो स्केलर प्रोडक्ट को हम जो है डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट होता है क्या है, बेसिकली स्केलर प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है कि अगर हम किसी भी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, एक जो है मतलब स्केलर क्वांटिटी आनी चाहिए। ठीक है, जैसे आपका वर्क है, ठीक है, फिजिक्स में वर्क होता है ना, वर्क, तो वो किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क आपकी क्या है, वर्क जो है आपका स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है, क्योंकि देखो दो वेक्टर्स, ये भी क्या है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और आपका जो है डी यानी कि डिस्प्लेसमेंट, ये भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो दोनों वेक्टर जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो आपके पास एक अदर क्वांटिटी बन रही है जो कि क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो उसे हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, ये मेन पॉइंट एक और याद रखो कि आई डॉट आई यानी कि दो मतलब सेम वेक्टर्स जब डॉट प्रोडक्ट बनाते हैं तो किसके बराबर होता है, 1 के। अगर दो अलग डिफरेंट वेक्टर्स जो है डॉट प्रोडक्ट यानी उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट हो, यानी कि डॉट का निशान हो, तो उनका जब प्रोडक्ट करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, फिर आ जाता है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, देखो वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस, उसे हम दूसरा नाम भी कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। देखो बेसिकली इन दोनों में फर्क क्या है, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट में। बेसिकली देखो आपको जो है मल्टीप्लाई के हमारे पास दो निशानी होती है, एक होती है ये इस तरह क्रॉस, और एक होता है आपके पास क्या, ये डॉट। ठीक है, ये आपके पास डॉट होता है, दो निशानी होती है। तो इसी वजह से हम देखो डॉट प्रोडक्ट भी पढ़ लें, क्रॉस प्रोडक्ट भी पढ़ लें। अब क्रॉस प्रोडक्ट क्या है कि अगर दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो तीसरी यानी कि अदर जो क्वांटिटी मतलब एक जनरेट होगी ना, एक नई जो चीज जनरेट होगी, उसे हम क्या, वो भी क्या होगी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होगी। यही बोल रहा है कि व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाई देन द रिजल्ट इज वेक्टर क्वांटिटी। वहां पे क्या हो रहा था कि दो वेक्टर मल्टीप्लाई कर रहे थे, जैसे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जब मल्टीप्लाई हो रहे थे तो हमारे पास जो क्वांटिटी बन रही थी वो कौन सी बन रही थी, स्केलर। अब यहाँ पे देखो जो दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपके पास एक अदर क्वांटिटी बनेगी, वो कौन सी बनेगी, वेक्टर ही क्वांटिटी बनेगी। ठीक है, अच्छा एक और मेन पॉइंट है, अगर यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई होंगे तो दो सेम वेक्टर तो 0 आ जाएगा, और अगर जो है ऐसे मतलब आपके पास अदर वेक्टर जो है क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास एक नया वेक्टर आ जाएगा जो कि क्या होगा, के होगा। ठीक है, आपको पता होगा ना, जैसे हमारे पास एक सर्किल चलता है, यहाँ पे आ जाता है आई, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा जे, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे के। ठीक है, अगर मैं आई को के से सॉरी, मैं यहाँ से आई को जे से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। अगर मैं के को जे से के को आई से करूँ तो आ जाएगा जे आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं जे को आई से करूँ तो के आ जाएगा। मतलब ये जो है एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक जो है बिल्कुल सही से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। आज अब फिर आ जाता है हमारे पास डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये मैं सब कुछ आपको रिसेंटली वीडियोस में बता चुका हूँ। ठीक है, जो लेक्चर्स वाली वीडियो बताई थी उसमें बता चुका हूँ, तो मैं आपको सिर्फ वर्बली एक रिपीट करूंगा। ठीक है, अगर जो है डीपली अगर आपने समझना हो तो वहाँ पे वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, इससे पिछली वाली वीडियो से। अच्छा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है, देखो डिस्टेंस जो है हमारे पास एक लंबा फासला होता है और डिस्टेंस जो हमारे पास शॉर्ट फासला होता है। ठीक है, दोनों का मतलब ही फासला होता है, लेकिन डिस्टेंस जो है एक लंबा फासला होता है और डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास एक छोटेस्ट फासला होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो लिख रखा भी है डेफिनेशन में, शॉर्टेस्ट पास बिटवीन टू पॉइंट्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसी तरह स्पीड और वेलोसिटी दोनों का, स्पीड का मतलब भी रफ्तार होता है, वेलोसिटी का मतलब भी रफ्तार होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखो स्पीड हमारे पास क्या होता है, स्पीड में हमारे पास किसी भी बॉडी के डिस्टेंस में चेंज आता है टाइम के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे क्या होता है किसी भी बॉडी की डिस्प्लेसमेंट में चेंज आता है टाइम के रिस्पेक्ट से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। अगर किसी भी बॉडी के डिस्टेंस में चेंज आए वो स्पीड है, किसी भी बॉडी के डिस्प्लेसमेंट में चेंज आए उसे हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी।
ठीक है, इस तरह देखो वेलोसिटी लिख रखा है। अब आ जाते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होती है, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। बहुत सिंपल है, किसी भी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आए ना उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, आपको फार्मूला पता होगा कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, बहुत सिंपल है ये तो, इतना इजी है। अगर आपको लीनियर पे समझ आ गया, एंगुलर पे भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे आ जाती है हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, ये हमारे पास है। अब ये इक्वेशंस ऑफ मोशन याद रख लो कि हमारे पास कौन सी है, ये पूछ सकता है पेपर में। पहली ये है, दूसरे नंबर पे ये है, तीसरी वाली ये है, और चौथे नंबर पे ये इक्वेशंस ऑफ मोशन है। ठीक है, ये आपने याद रख लो, ये आप ये स्क्रीनशॉट ले लो कि वी एफ बराबर होता है वी आई प्लस का ए टी। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड, आप सब पेपर में दे देगा, सॉरी पेपर बोल रहा हूँ, हाँ पेपर में ही मतलब एमसीक्यूज में ऑप्शन में दे देगा कि इसमें से बताओ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है, सेकंड कौन सी है, या आपको कोई न्यूमेरिकल दे देगा। आपको सॉल्व करने में जो है मतलब इस इक्वेशंस ऑफ मोशन की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी ये मैं आपको बता चुका था रिसेंटली वीडियो में। एक होता है हमारे पास स्मॉल जी और एक होता है कैपिटल जी। ठीक है, इन दोनों में फर्क क्या होता है, देखो स्मॉल जी जो होता है आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, यानी इसकी डेफिनेशन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जी आपका होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, जिसकी वैल्यू आपको अभी मैं बताऊंगा जब नीचे चलेंगे। ठीक है, आगे आ जाता है। अब देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ऊपर जितने भी अभी ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ाए बताए, ये इससे रिसेंटली वीडियो में सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। अब आ गया हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, न्यूटन्स के लॉज। ठीक है, ये मैं आपको नहीं पढ़ा चुका, तो अब ये मैं आपको बताता हूँ। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स में जो हम पढ़ते हैं ना, वो सारे न्यूटन्स के लॉज के बारे में पढ़ते हैं, जो डिपेंड करती है ना आपकी क्लासिकल फिजिक्स। जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि फिजिक्स की दो मेन ब्रांचेस होती है, कौन कौन सी, एक होती है क्लासिकल और होती है मैकेनिक्स। ठीक है, तो क्लासिकल क्या है, क्लासिकल जो डिपेंड करती है वो न्यूटन के लॉज के ऊपर ही डिपेंड करती है। ठीक है, अब देखो न्यूटन के लॉज हमारे पास क्या होता है, न्यूटन क्या कहता है, वो कहता है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन कि हमारे पास 1687 यानी कि 1687 में सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, सर आइजैक न्यूटन आपका एक साइंटिस्ट था जिसने स्टेब्लिश किया था, क्या चीज स्टेब्लिश की थी, उसने रिलेशन बताया था फोर्स और मोशन के दरमियान, के फोर्स और मोशन के दरमियान कोई ना कोई रिलेशन है। ठीक है, तो उसके ऊपर उसने तीन लॉज दिए थे, कौन कौन से, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। ठीक है, देखो मैंने कितने अच्छे से यार खूबसूरत से लिख रखे हैं और कितनी अच्छी अच्छी बातें लिख रखी हैं इसके अंदर। अच्छा देखो, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम जो है लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना, इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट, अब देखो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। हर वो चीज अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। यही बात है कि अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, यानी किसी भी बॉडी मतलब कोई भी बॉडी अगर आपके अंदर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी, तब कब तक, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई ना हो। तो उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हमारे को दो डेफिनेशन मिलती है, एक मिलती है फोर्स की और एक मिलती है इनर्शिया की। इनर्शिया क्या है, देखो अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है, तो उसे रेस्ट में रखने वाली कौन सी चीज है, उसे हम इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज अ प्रॉपर्टी दैट मेंटेन्स और टेंड्स टू मेंटेन द स्टेट ऑफ अ बॉडी। ठीक है, इसी तरह फोर्स की डेफिनेशन क्या है, इट इज एन एजेंट दैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज आप देखो, दोनों के अंदर एक चीज लिखी है फोर्स, और के बाद मैंने टेंड लिखा हुआ है, टेंस। ठीक है, टेंस का मतलब क्या होता है, अब देखो फोर्स आपको पता है, फोर्स एक एजेंट है। एजेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को चेंज कर देना। ठीक है, रेस्ट से मोशन में ला देना, या उसकी पोजीशन को चेंज कर देना, उसकी स्टेट को चेंज कर देना, फोर्स हमारे पास ये काम करती है। ठीक है, और टेंस टू चेंज का मतलब है या तो उसका काम होता है किसी भी चीज को चेंज करना। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे यही बात बोल रहा है कि जो भी बॉडी है मतलब रेस्ट के अंदर मौजूद है। ठीक है, रेस्ट के अंदर तो है, उसे हम इनर्शिया कहते हैं। तो और टेंस का मतलब है या तो उसे रखने वाली जो मतलब या तो उसको जो रखने वाली चीज है ना, उसे हम इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ है एफ इजिकल्स टू एम ए। अब क्या बोलोगे सर कि एफ इजिकल्स टू एम ए का मतलब फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एक्सेलरेशन के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मास के। इसे हम न्यूटन का सेकंड लॉ कहते हैं, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। तो न्यूटन का सेकंड लॉ ये है आपके पास। ठीक है, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, दियर एवरी दियर सॉरी दियर एवरी दियर इज एक्सटर्नल इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। अब देखो यार, न्यूटन का थर्ड लॉ बहुत अच्छा लगता है मेरे को, बहुत इजी है। अगर आप किसी को चमाट मारो, वो पलट में आप पलट के क्या करेगा, वो भी आपको एक रख के चमाट मारेगा। तो ये न्यूटन का सेकंड लॉ, यानी हर एक्शन का रिएक्शन होता है। ठीक है, हर एक्शन का इक्वल रिएक्शन होता है, यानी आपने अगर जैसे इक्वल तो नहीं होता, उससे वही बढ़कर होता है। अगर आप किसी को एक चमाट मारो तो वो पलट के आपको दो तीन बल्कि चार पांच चमाटे मारेगा। ठीक है, तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास मोमेंटम। ठीक है, अब आ जाती है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज आ जाती है मेन मेन। ठीक है, तो मैंने देखो
बिल्कुल यार, इतने अच्छे नोट्स बनाए ना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है, ये यार बच्चों वाली डेफिनेशन है, ये सब पढ़ते रहते हैं। इसकी देखो एक और डेफिनेशन होती है, क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम बेसिकली होता है क्या है, बच्चों को यही समझ नहीं आता। देखो मोमेंटम क्या होता है, कोई भी बॉडी है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, मोशन है, क्वांटिटी ऑफ मोशन, यानी कि कोई भी बॉडी मोशन में है तो उसे मोशन में जो चीज ला रही है तो उसे हम मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, यानी अगर मोशन होगा तो मोमेंटम होगा, अगर मोशन नहीं होगा तो मोमेंटम भी नहीं होगा। ठीक है, इसका फार्मूला क्या है, एफ पी इज इक्वल टू एम वी। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। देखो कितने अच्छे नोट्स बनाए। इसी तरह वर्क क्या है, वर्क क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क, यानी कि डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का वो हमारे पास क्या बनाते हैं, वर्क बनाते हैं। ये फार्मूला है, इसका यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर, और ये हमारे पास क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसी तरीके से पावर, पावर क्या है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि आपके वर्क में, आपके काम में चेंज आ रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिक्स में पावर बोलते हैं। इसका फार्मूला क्या है, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, इसका यूनिट क्या है, जूल पर सेकेंड। ठीक है, या उसे हम वाट भी बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना, अगर वो पूछ ले 1 वाट किसके इक्वल होता है, जूल पर सेकेंड के इक्वल होता है। ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। प्रेशर आ जाता है। प्रेशर क्या होता है आपको पता है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, यानी कि जितना ज़्यादा मतलब जो है फोर्स होगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा एरिया होगा। ये आपको पता होगा, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इसके जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास उसका फार्मूला आ गया प्रेशर का। ठीक है, बहुत इजी है। इसका यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर, उसको हम क्या पास्कल भी बोलते हैं, और ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, सारी मैंने फिजिकल क्वांटिटीज भी बता दी, हर चीज़ मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। आगे चलते हैं। अब देखो हमारे पास आ जाती है फिजिकल कांस्टेंट। फिजिकल कांस्टेंट से मुराद है कि फिजिकल वैल्यूज, वो जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू क्या है, तो ये सब जो है फिजिकल कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, ये भी पूछ सकता है। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 × 10⁻⁻⁻, और मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखो कोई भी अगर आप जो है मतलब सवाल करो, या जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करो, या आप जो है इसकी वैल्यू बताओ, अगर आपसे कोई भी वैल्यू पूछ ले ना, किसी भी मतलब इनों में से किसी भी चीज़ की वैल्यू पूछ ले, तो आगे उसके यूनिट आप हमेशा देखना। ठीक है, यूनिट पे गौर करना, क्योंकि यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करी, उसका यूनिट सही नहीं बताया तो वो न्यूमेरिकल पूरी रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, इस तरह होता था ना, हमें बताया जाता था। तो इसी तरीके से ये है कि आपने यूनिट को भी मद्देनजर रखना है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होती है 3 × 10⁻⁸ प्लांट कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻⁸ -34 जूल सेकंड। ठीक है, ये आपने हर चीज़ याद रखनी है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू जो मैंने आपको बताया था, मैं बताऊंगा, तो कितनी है, 6.67 × 10⁻⁻11। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या है, मीटर क्यूब, किलो पर किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपने इस तरीके से ये हर वैल्यू याद रखनी, यहाँ पे लिख रखी है। ठीक है, अच्छा इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं जो इम्पोर्टेंट है बताने की, कि मास इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का। ठीक है, ये याद रखना है आपने, इनके चार्ज भी याद रखना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज होता है, ठीक है, और न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता, तो आपने ये याद रखना है। ठीक है, अच्छा इनको डिस्कवर कितने किया था, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने, प्रोटॉन को डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था इसके इन्हों के शागिर्द था जेम्स चैडविक। ठीक है, तो ये तीनों एक दूसरे के शागिर्द थे, यानी कि जेम्स चैडविक, सॉरी, जे थॉमसन था, उसने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया, उसी का शागिर्द था रदरफोर्ड, उसने प्रोटॉन डिस्कवर किया, उसी का शागिर्द था जेम्स चैडविक, जिसने क्या, न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो लो ये सारी जो है मतलब ये फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यू भी आपने याद रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लास्ट हमारे पास जो चीज़ आ जाती है, ठीक है, वो मैं आपको बता दूं, बस ये हमारे पास लास्ट चीज़ है। ठीक है, अब देखो लीनियर मोशन और रोटेशनल यानी कि एंगुलर पे हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं फिजिकल वैल्यूज़ को। हमारे पास पोजीशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स से डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को यानी कि हम जो है एक्स से शो करते हैं, और जो है डिनोट करते हैं। ठीक है, और एंगुलर पे हम जो है उसको थीटा से डिनोट करते हैं, किसको, डिस्प्लेसमेंट को। ये पोजीशन बोल रहा है, पोजीशन का मतलब ही जो है डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, वेलोसिटी को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो है एंगुलर पे हम वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसी तरह एक्सेलरेशन को ए से, लीनियर पे, और जो है एंगुलर पे अल्फा से। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ मोशन पे भी हमने रिप्रेजेंट कर दिया। मास यानी कि इनर्शिया को हम एम से डिनोट करते हैं, यहाँ पे हम आई से डिनोट करते हैं। एफ को यहाँ पे यानी फोर्स को हम एफ से डिनोट करते हैं, यहाँ पे हम टॉ से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसी तरह मोमेंटम को पी से, एंगुलर पे एल से,
ठीक है, ये हमारे पास इसी तरह वर्क का भी उसने बता दिया, यानी कि लीनियर और जो है इनको किस तरह लीनियर और एंगुलर पे डिनोट किया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने सोचा आपको बता दूं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है लेक्चर एंड होता है। तो उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, जितना मेरे से हो सका यार मैं आपको बताया, मैंने आपको जो है मतलब ये एक्सप्लेन किया। वैसे तो बहुत बड़ा मतलब फर्स्ट ईयर बहुत बड़ी थी, फर्स्ट ईयर का फिजिक्स का लेक्चर्स बहुत बड़े थे, लेकिन मैं जितना शॉर्ट करके जो जो मेन टॉपिक जो टॉपिक्स है वो मैं आपको एक्सप्लेन किए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, और ये अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखिएगा।